हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। चलिए मैं आज नए वीडियो में आप सभी अगर आए हैं तो सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो मेरे YouTube चैनल को आप देख रहे हैं बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही प्रयत्नशील आप जिज्ञासा हैं, इसलिए आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए मैं कला संबंधित आपको चर्चा मैं करने वाला हूं। और अगर कला संबंधित अगर प्रश्न अगर चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। अगर इस वीडियो को अगर पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को आप दबाएं, ताकि आप जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके बीच वो वीडियो पहुंच जाए। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। हमारे भारत में जितनी भी कलाएं हैं उससे, जो हमारा विदेशी कलाएं हैं उससे भी मैं आपको परिचित कराने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक आपको जुड़कर रहना होगा। चलिए नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ हम फिर से आपके बीच उपस्थित हैं। आपको हम बताना चाहेंगे जैसे कि स्मरणीय, जैसे याद करने योग्य जो है, जैसे कहा जाता है स्थिर कलाएं। आपको पूछा जाता है स्थिर कलाएं, अगर इंग्लिश में कहा जाएगा तो स्टैटिक आर्ट कहा जाता है, याद रखिएगा, यानी चित्र, ठीक है। मूर्ति तथा वस्तु, इसको कहा जाता है स्थिर कलाएं, ठीक है। उसके बाद स्थापत्य भी है। इन्हें देश सापेक्ष यानी स्पाइटिकल भी कहते हैं। गतिशील कलाएं माने गतिशील, माने गति करते हुए, चलते हुए, वो होता है गति में, गति है ना, गति करते हुए। डायनामिक आर्ट यानी गति माने डायनामिक जो आर्ट होता है, जैसे है, याद रखिएगा। डायनामिक आर्ट यानी गतिशील आर्ट के बारे में आप बताएं तो क्या बता सकते हैं। तो पहला बोल सकते हैं संगीत, नृत्य, काव्य। ये जो कला जो है सब टेम्पोरल कला है भी कहते हैं, आर्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आरंभ में जैसे कुछ और अस्मरणीय हम बात आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही डीपली मैंने अंदर से वो पूछा जाता है प्रश्न वगैरह, तो ध्यान दीजिएगा। आरंभ में जो है सौंदर्य शास्त्र का ही एक अंग था। इसे तत्व दर्शन, आचार शास्त्र तथा मनोविज्ञान में प्रभावित किया। सन 1750 ईस्वी में, याद रखिएगा, सन 1750 ईस्वी में मनोविज्ञान में प्रभावित किया, ठीक है। जर्मन विद्वान वर्तमान ने इसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया। दर्शन शास्त्र की शाखा में इसको स्वीकार करते हैं। तथा जो अनेकों जो है ग्रंथ हैं, है ना, आप जानते होंगे, है ना, अपने ग्रंथ एस्थेटिक्स, है ना, अपने ग्रंथ एस्थेटिक्स में इसे सौंदर्य तथा कला का क्रमबद्ध विवेचन करने वाले इस शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र के नाम से भी संबोधित किए हैं। कौन? जर्मन विद्वान जो हैं, है ना। उसके बाद है कुछ नए हैं स्मरणीय करने वाले। इसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक खिल जो है उप पुराण है। क्या है? एक उप पुराण है। इसमें चित्रकला का विवेचन अध्याय जो किया गया है वो है आपका 35 से लेकर के यानी 35 से 43 तक चित्रसूत्रम, एक है चित्रसूत्रम नामक से हुआ है, याद रखिएगा। इस ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर अस्टेला कार्मिस, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर शिवराम मूर्ति एवं डॉक्टर प्रियबला शाह ने किए हैं। किसमें?
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इन्होंने अपना जो कला के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है ना। तो चलिए अगला है चित्र लक्षण, है ना। चित्र लक्षण यानी नागजितकल का तिब्बती भाषा में अनुवाद प्राप्त है। सन जो है इसका सन जो है 1913 में जर्मन भाषा में तथा 1974 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है ना। यह ग्रंथ 3 अध्यायों में विभक्त है और इसमें कुल 1146 यानी 1146 पंक्तियां हैं। प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति का कारण, द्वितीय में चित्र सृष्टि का इतिहास और तृतीय अध्याय में चित्र रचना के नियम दिए गए हैं ना। तो कुछ और हम बताना चाहेंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यथार्थ रूपों के आधार पर अंकित शास्त्रीय चित्रों को विद तथा अन्य चित्रों को अविद कहा गया। याद रखिए, विद कहा गया है ना, अविद कहा गया, इसको याद रखिएगा। सामग्री के आधार पर शास्त्रों में 2 प्रकार के माने गए हैं, रस चित्र अर्थात गीले रंगों से बनने वाले और धूल चित्र अर्थात सूखे चूर्ण रंगों से भूमि पर बनाए जाने वाले। तो गीले रंग, इसको हम थोड़ा बढ़िया से विस्तार से हम समझाने का प्रयास करते हैं, गौर से ध्यान दीजिएगा। जैसे कि गीला रंग, अगर हम लेप जैसा गीला बनाते हैं और उसको टेराकोटा का नाम सुने होंगे, तो उसको लेप लगा करके दीवालों में चित्रण किया जाता था। दीवाल में जो है उसको लेप करके कलर का, जैसे उसमें तो प्राकृतिक कलर हुआ करते थे ना, जैसे आपका गेरुआ पत्थर जो होता था उससे जो चारकोल से रंग तैयार किया जाता था, उसको लेप बना करके उसको कलर किए जाते थे, है ना। और उसके चूर्णित, अब चूर्णित करने का मतलब जैसे बालू हो गया, तो बालू को भी हल्दी मिला करके या कुछ बहुत सारे रंग को प्राकृतिक मिला करके उसको चूर्ण को भी, जिसे बुरादा होता है, अभी दिनों में बुरादा बहुत चलता है, तो उसी तरह से उसको चिपका करके उसको कलर जो डिज़ाइन तैयार किया जाता था। याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट जो है, जो इसको हम बता रहे हैं, जो बहुत ही याद करने योग्य है। जो कला संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका चित्र लक्षण श्री कुमार कृत, है ना। इसमें कहे हैं 16वीं शताब्दी में श्री कुमार नामक के आचार्य ने शिल्प रत्न नामक एक शिल्प शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की थी, है ना। शिल्प रत्न, जिसका नाम था श्री कुमार, याद रखिए, श्री कुमार नामक आचार्य जो थे, शिल्प रत्न नामक एक शिल्प शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की थी। इसके प्रथम भाग में यानी 46 यानी 46वें अध्ययन का नाम चित्र लक्षण है। यही चित्र लक्षण, जब पूछा चित्र लक्षण का जो लेखक कौन है, लिखने वाले कौन है, उस ग्रंथ को किसने लिखा है, तो यही आपको सटीक आंसर दे सकते हैं, है ना। इस ग्रंथ को शिल्प शास्त्रों की द्रविड़ परंपरा में माना जाता है। ये पूछा जा सकता है कि ये जो शिल्प शास्त्रों की जो कौन सा परंपरा माना जाता है, तो द्रविड़ परंपरा माना जाता है ना। तो इस तरह से अभी आप सुन रहे थे कुछ स्मरणीय यानी कुछ याद रखने योग्य बातें हम आपको शेयर कर रहे थे। अगर पहली बार इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर नए हैं, अगर आप आए हुए हैं मेरे चैनल में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कला संबंधित, संपूर्ण कला संबंधित बात करने वाला, मैं शुरुआती स्टेज में हूँ। अभी मैं बहुत सारे आपके बीच कला संबंधित प्रश्न लाने वाला हूँ। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं सारा आपके बीच रखूँगा, मैंने विस्तार पूर्वक। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव बता दे कहाँ से बता रहे हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा, है ना। तो चलिए इसी वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आऊँगा। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं फिर से बोलता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।